दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटीआई जॉब नोटिफिकेशन पे। लास्ट क्लास में मैंने सोल्डरिंग का देखा था, उसमें आपका सोल्डरिंग का देखा था, फिर आपका स्टैकिंग देखा, एज स्टिपनिंग देखा, हैमिंग देखा। अब इसमें हम सोल्डरिंग जॉइंट के बारे में देखेंगे। सोल्डर का डिफरेंस सोल्डर का देखा, उसका टेम्परेचर मतलब कैसे होता है। कॉमन सोल्डर देखा, अलग अलग टाइप के सोल्डर जो बनते हैं उसमें परसेंटेज जो होता है टीन का, कॉपर का, उसका देखा। फिर हार्ड सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर, इसके बारे में देखा। तो इस क्लास में हम सोल्डर जॉइंट के बारे में आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट बनते हैं, उनका होता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो टाँका लगाने वाले जो जोड़ों के प्रकार होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से क्या होता है, मतलब जोड़ा जाता है सीटों को। तो उसमें से इस पर टाँका जो लगाया जाता है वो शोल्डर जो होता है। सो सीट धातु के घटक घटक जो होते हैं उसको मिलाप जोड़ द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। तो टाँका उसमें क्या होता है, शोल्डर में एक धातु को दूसरे धातु से जोड़ा जाता है। उसमें क्या होता है, फिलर मेटल यूज किया जाता है। सो कई मामलों में क्या है, किनारों को सीट मेटल मैकेनिकल जोड़े से जोड़ा जाता है और फिर जोड़ को मजबूत और लीक प्रूफ बनाने के लिए मिलाप किया जाता है। तो पहले क्या है, किसी चीज़ों में क्या होता है, सीट मेटल में आपका मैकेनिकल जॉइंट किया जाता है और जहाँ पे नहीं हो पाता है, मतलब लीक रह जाता है या मजबूत नहीं हो पाता है, उसको दोबारा से करके फिर जोड़ को मजबूत और लीक प्रूफ बनाने के लिए दोबारा मिलाया जाता है। जैसे इसमें आपको दिखाया गया है काफ़ी सारे, जिसमें से आप देखोगे फिगर 1 में, जैसे इसमें लैप टाइप का है। लैप में आपका ये लैप हो गया, ये जोगल लैप और संक लैप हो गया, ये आपका एबटिंग लैप हो गया, ये कॉर्नर लैप हो गया, ये आपका स्काप हो गया, और ये आपका टी हो गया। टी जनरली आपका सीधा ऐसे भी बनता है और ये भी आपका टी है। सो लैप के साथ टी है, तो ये आपका टी जैसे टी बन रहा है। सो ये आपके सवाल में पूछे जाते हैं। ये फिगर जो है, फिगर डायरेक्टली दिया रहता है, ये कौन से जॉइंट, मतलब किस टाइप का जॉइंट है। सोल्डरिंग का जॉइंट जो है उसका फिगर का नाम पूछा रहेगा, या फिर लैप जॉइंट का 4 फोटो दिए हैं तो उसमें से पूछा रहेगा। ये आपका जोगल लैप हो गया। जोगल में क्या होता है, ये कैसे है, ये आपका थोड़ा ऊपर जाता है, ये आपका जोगल लैप होता है। ए बटिंग में क्या हो जाता है आपका, ये आपका ए बटिंग लैप हो गया। यहाँ पे फिलर मेटल ऐड किया जाएगा यहाँ तक। फिर उसके बाद ये आपका कॉर्नर लैप हो गया, ये टी हो गया, ये स्काफ हो गया। फिगर 2 में दिखाया हुआ है, इसमें आपका सीम दिखाता है। शोल्डर सीम जो होते हैं, ये आपका ग्रूव्ड और लॉक सीम हो गया। जैसे हम पहले भी देखा था, जो ग्रूवर के द्वारा लॉक किया जाता था वो ग्रूव सीम हो गया, ग्रूव और लॉक सीम हो गया। ये कॉर्नर का हो गया, ये आपका नॉकडअप हो गया। नॉकडअप के भी बारे में देखा था, इसका फॉर्मूला भी देखा था हमने। 2 नॉकडअप के इज इक्वल्स टू W/3T करके, मतलब थिकनेस ऑफ 3T, मतलब थिकनेस जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है जो सीट की थिकनेस है। और ये आपका विड्थ हो गया, चौड़ाई जो होता है। ये आपका पेन डाउन का हो गया। पेन डाउन में आपका 2W/2T था। सो इसमें विड्थ का 2 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब पेन डाउन जो होता है P इज इक्वल्स टू 2W, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है विड्थ को, मतलब ये 1 और ये 2, ऐसे करके आपका विड्थ हो गया। फिर उसके बाद थिकनेस हो जाएगा, जो सीट की जो थिकनेस है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपका पेन डाउन निकलेगा। उसका फॉर्मूला पहले भी देखा था, आप पिछले वीडियो में लेक्चर 28 या 29 के भी वीडियो में देख सकते हो। यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना हुआ है फिटर थ्योरी करके, उस पर आपका बना हुआ है। ये फिटर के लिए भी बढ़िया है, और आपका साथ ही जो सीट मेटल से जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए भी है, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। आप प्ले लिस्ट पर जाओगे, प्ले लिस्ट पर आप सर्च करोगे फिटर थ्योरी करके, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। सीट मेटल का पूरा चैप्टर है, उसमें अलग अलग करके सीट मेटल अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो तकरीबन 5-6 लेक्चर जो हैं हो गए हैं, 5-6 से ज़्यादा हो गए हैं आपके लेक्चर जो हैं, 7 या 8 हो गए हैं। वो आपके सारे सीट मेटल से ही हैं। सीट मेटल के टूल्स पढ़े हैं, सीट मेटल में अलग अलग टाइप के टूल पढ़े हैं। फिर सीट मेटल में आते हैं सोल्डरिंग पढ़ा, हैमिंग पढ़ा, एज स्टिपनिंग पढ़ा, डिफरेंट टाइप के पढ़ा। सोल्डर के जो टाइप होते हैं उसके बारे पढ़ा। एजेस में जो होते हैं टूल्स इस यूज में उपयोग में लाए जाते हैं, वो अलग अलग टाइप से जो लाए जाते हैं उनको पढ़ा। सो आगे चलते हैं हम। फिगर 3 में जैसे दिया हुआ है, तो आपका इसमें गोल आकार के हिस्सों को मिलाप करने का, जो आपका गोल आकार का गोल आकार का जो होता है आपका सीट मेटल का जो जॉब बनता है, उसमें कैसे मिलाप किया जाता है। उसमें जैसे ये आपका स्लीव हो गया, मतलब एक शाफ्ट को इधर से जोड़ रहे होते हैं। स्लीव आपका ये पूरा का पूरा सेट जो है वो स्लीव कहलाएगा। ये आपका कैप, सो कैप यहाँ से बाहर से जो लग रहा है ये आपका कैप है, और ये आपका जो इधर लग रहा है ना, ये कनेक्ट किया जा रहा है इस साइड से, तो ये आपका स्लीव होता है। आगे है सीट मेटल जॉइंट में दोनों लैप्ड और फोल्डेड सिल्वर सोल्डरिंग एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। सीट मेटल जॉइंट में क्या होता है, लैप और फोल्डेड, मतलब लैप हो गया आपका इस तरह से, जैसे ये आपका लैप हो गया, इसमें भी यूज होता है। और जो फोल्डेड होते हैं, जैसे ये फोल्डेड, ये वाले फोल्डेड हो गए ये वाले जो थोड़ा फोल्डेड होते हैं, तो इनके लिए भी क्या होता है, सिल्वर सोल्डरिंग एप्लीकेशन के लिए उपयोग होते हैं। तो मतलब लेफ्ट और फोल्डेड जो होते हैं सीट मेटल में जो जॉइंट होते हैं, ये दोनों लेफ्ट और फोल्डेड जो होता है सिल्वर सोल्डरिंग एप्लीकेशन के लिए, मतलब सिल्वर सोल्डरिंग एप्लीकेशन जो होती है ना, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जिसमें जैसे ये दे रखा है आपका लैप का
2 से लेकर 10 mm का जो मेटल का थिकनेस होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे दिया हुआ है गैप जो है 0.5 से लेकर 2 mm तक का है, 0.05 से 2 mm 0.2 तक का है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। गैप एंड लैप अलाउंस फॉर सोल्डरिंग जॉइंट, माफ़ कीजिएगा थोड़ा। सो गैप एंड लैप अलाउंस फॉर सोल्डरिंग शोल्डर लैप जॉइंट, ये है जो इसमें देख रहा है गैप का दिखा रहा है 2 से 10 mm का है मेटल थिकनेस उसमें आपका, ये जहाँ से आपको करना है। तो ये जैसे प्लेट हो गया, दूसरे को प्लेट को करना है तो ये आपका जैसे यहाँ से यहाँ तक ये आपका 10 mm का होना चाहिए, जिससे बढ़िया जॉइंट बनेगा। और जिसके बीच का जो गैप होगा वो आपका 0.05 से लेकर 0.2 तक का होगा। आगे जो है ये आपका लैप का एक दे रखा है, ये बटिंग लैप का जो है, इसमें गैप जो होता है 0.05 टू 0.13 mm तक का गैप होता है। फिर बाद में उसको सोल्डरिंग कराया जाता है। ये गैप अलाउंस है बेसिकली। आगे जैसे आपका सिल्वर शोल्डर लैप जॉइंट के मिलन को प्रभावित करता है। जो सिल्वर शोल्डर लैप जॉइंट के होता है उनका जो मिलाप होता है उनको प्रभावित करता है। और इंटरलॉक्ड मतलब इंटरलॉक्ड एक दूसरे से जोड़ने के लिए होता है। इंटरलॉकिंग है ना, इंटरलॉकिंग फोल्डेड जॉइंट के बीम ओपनिंग को सील कर देता है। जो ये चीज़ें बीच की है वो उसको ओपन कर देता है। सो ये चीज़ थी आपका टाँका लगाने के जो टाइप होते हैं। इसमें फिगर का आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ये फिगर से बहुत सवाल बनते हैं। तो फिगर का जैसे मैंने बता दिया है किसको क्या बोलते हैं, पेन डाउन हो गया, नॉक अप हो गया, कॉर्नर हो गया। गैप जो रहेगा ये 2 से 10 mm का है, जो थिकनेस रहेगा उसका। जैसे लैप में हो जाएगा, लैप में आपका 0.05 से लेकर 0.2 mm तक का। और ये बटिंग जो जोगल वाला है, जोगल वाले में है 0.05 टू लेकर 0.13 तक का गैप जो है क्लियरेंस। अब क्या है, कॉर्नर जॉइंट डिज़ाइन जो होता है, कॉर्नर जॉइंट डिज़ाइन में क्या अतिव्यापी सतहों के साथ सीड धातु के जोड़ मिलाप के साथ जुड़ने या सील करने के लिए आदर्श होते हैं। अब जो संयुक्त डिज़ाइन होते हैं उसमें अतिव्यापी सतहों के साथ क्या होता है, सीड धातु के जोड़ मिलाप के साथ जुड़ने या सील करने के लिए आदर्श होते हैं। तो जो केशिका क्रिया द्वारा संयुक्त में पिघले हुए शोल्डर के प्रवाह को लेफ्ट सतहों को क्लोज फिटिंग आवश्यक ज़रूरी होता है। वही चीज़ के बारे में बोल रहा है, जो केशिका है क्रिया द्वारा संयुक्त में जो पिघले हुए शोल्डर के प्रवाह के क्या होता है, लेफ्ट सतहों को क्लोजिंग फिटिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। वहीं आपका सिल्वर ब्रेजिंग या सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त जो संयुक्त डिज़ाइन मुख्य रूप से असेंबली के प्रकार और उनके इच्छित उपयोग पर निर्भर करता है। तो सिल्वर ब्रेजिंग और सोल्डरिंग जो होता है वो डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन पे। जो जिस असेंबली में हमको जिस असेंबली का डिज़ाइन होगा उसमें जो सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करना है तो वो डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है, सिल्वर ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। अगला है, निम्नलिखित स्थितियों को पालन करके अधिकतम शक्ति प्राप्त करी जा सकती है। अब इसमें क्या है, बहुत सोल्डरिंग जो करते हैं उसमें आपको मजबूती के साथ साथ जो होता है उसमें शक्ति रहेगी, मजबूती शक्ति एक चीज़ हुआ। सो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका होता है एक उपयुक्त भराव मिश्र धातु का उपयोग किया जाना चाहिए। जहाँ पे आप दो शीट मेटल को जोड़ रहे हो तो वहाँ पर उपयुक्त भराव होना चाहिए। फिलर मेटल का यूज़ किया जाना चाहिए जिससे वो आपका धातु बढ़िया तरह से जुड़ेगा, मजबूत भी रहेगा। अगला जो है घटक धातु का प्रमुख विचार, वो भी डिपेंड करता है। संयुक्त मंजूरी जो है न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब उसके बीच में जो क्लियरेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, जिससे क्या होगा आसानी से फिलर मेटल जो है उस पर जाके बैठ सकता है। ये नहीं कि आप ज़्यादा गैप छोड़ दे वो बीच में आपका खाली जगह छूट जाएगा। स्पेल्टर हो गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी जब वेल्डिंग में आएंगे ना तो वेल्डिंग में पोरोसिटी आ गया, अंडरकट का तो इसमें आएगा नहीं, पोरोसिटी का आ जाता है। तो वो वेल्डिंग जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम। क्लोज फिटिंग सतह जो क्लोज फिटिंग सतह होता है उसमें कोशिका प्रवाह में मदद करती है। जो क्लोज फिटिंग होता है उसमें क्या होता है, कोशिका प्रवाह जो होता है उसमें मदद करता है। और क्लियरेंस जो होता है 0.05 से लेकर 0.13 के बीच में अंतराल का उपयोग किया जाना चाहिए। क्लियरेंस जो होना चाहिए 0.05 से लेकर 0.13 का होना चाहिए, जो आपका इसमें हमने देख लिया था। ये आपका जो बन रहा था इस फिगर में जो जोगल लेप बन रहा था उसमें भी ये चीज़ मेंशन करा हुआ था। आगे आपका जो शोल्डर को लेफ्ट सतह के पर्याप्त रूप में संपर्क में चाहिए। अब शोल्डर जहाँ पर लेफ्ट सतह होता है ना तो पर्याप्त रूप से संपर्क करना चाहिए। क्लियरेंस बिल्कुल आपका 0.05 से लेकर 0.13 के बीच होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका बढ़िया वो जो जोड़ बनेगा वो अच्छी तरह से आएगा। लैप की चौड़ाई 2 से 10 गुना होना चाहिए। जितना आप लैप की चौड़ाई रखोगे उसके हिसाब से मजबूती आएगी उसमें। सो लैप की चौड़ाई जो है आपका 2 से 10 गुना तक का होना चाहिए। 10 गुना अधिक होती है, मतलब 2 से 10 गुना के बीच में आपका होना चाहिए मिनिमम। गुना अधिक होती है 2 से 10, हाँ तो उसके बीच में आप रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
असमान मोटाई के मामले में लैब का आकार जो होता है पतली सामग्री पर आधारित होता है। जब असमान मोटाई वाले मामले होते हैं सो वहाँ पे क्या होता है, जो सामग्री होती है, पतली सामग्री होती है, वो डिपेंड करता है उस पर जो लैब बनेगा, जो लैब जैसे सीट मेटल का लैब जो बनेगा उस पर डिपेंड करता है। जहाँ पे असमान मोटाई का हो, जो थिकनेस वो डिपेंड नहीं, जब थिकनेस का रहेगा मेटल का, जो सीट का थिकनेस रहेगा ना, वो जब उसका डिफाइंड नहीं रहता है ना, उस केस में वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे कितना है पतला, उस पर डिपेंड करता है। अगला जो है वर्कपीस को मजबूती से सपोर्ट करना चाहिए। उसको जहाँ पे भी आप कर रहे हो उस टाइम में उसको सपोर्ट जो पकड़ने के लिए माध्यम यूज़ कर रहे हो और मजबूती से होना चाहिए। इधर उधर से हिल जाएगा तो उसमें भी आपका गलत तरीके से फिर सोल्डरिंग हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए। सोल्डर एप्लीकेशन के नियंत्रण जो होते हैं, घटक असेंबली के संरेखन हो गया और सटीकता के लिए आंदोलन को रोकना चाहिए। मतलब आपका जो भी कुछ विरोध कर रहा है या फिर उसमें बाधा डाल रहा है तो उन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो वो अपने नियंत्रण में होना चाहिए, ये नहीं कि आपका नियंत्रण से बाहर हो। अगला जो है आपका डीपिंग सॉल्यूशन। इससे आपको जो सवाल बनेंगे, ये आपका सवाल जो है ये आपका क्लियरेंस का बनेगा 0.05 टू लेकर 0.13 के बीच में गैप होना चाहिए। मतलब क्लियरेंस जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो धातु की मोटाई होगी मतलब वो आपका 2 से 10 गुना तक हो सकती है, अधिक 2 से 10 गुना अधिक होती है। आप अगला है डीपिंग सॉल्यूशन। तो डीपिंग सॉल्यूशन जो होता है इसका उपयोग जो होता है वर्कपीस पर लगाने से पहले कॉपर बीट के सोल्डर कोटेड चेहरों को ऑक्साइड को घोलने के लिए किया जाता है। तो डीपिंग सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो कॉपर बीट होता है उसके अंदर जो ऑक्साइड बैठा हुआ रहेगा उससे सीधा हम सोल्डर लगाएंगे तो वो प्रॉपर क्या होता है ना, सोल्डरिंग बैठ नहीं पाता है, तो उतनी मजबूती नहीं पाएगी, वो छूट सकता है। तो उससे क्या करते हैं हम डीपिंग सॉल्यूशन से क्या करते हैं, उसमें डालते हैं कॉपर बीट को और उसके अंदर जो ऑक्साइड जमा हुआ है उसको निकालने का काम करता है। घोल देता है तो वो निकल जाएगा वहाँ से, कॉपर बीट फ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सोल्डरिंग कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। पहले नंबर पे साल अमोनिक पाउडर को पानी में घोलना। साल अमोनिक एक ऑक्साइड निकालने वाला जो है पाउडर है जो ऑक्साइड निकालने का काम करता है। तो पानी में घोल के फिर उसमें डाल के सफाई कर सकते हो कॉपर बीट को। जिंक क्लोराइड को पानी से पतला करें। अब जिंक क्लोराइड जो होता है उसको पानी डाल के उसमें मिक्सर करा के वैसे भी कर सकते हो। तीसरा जो है पानी से सक्रिय तत्व के रूप में जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड के साथ वाणिज्य प्रवाह जोड़ना। अब उनके साथ भी मतलब आप जिंक क्लोराइड का भी और अमोनियम क्लोराइड का भी दोनों का अलग अलग करके कर सकते हो पानी के साथ जोड़ करके। सक्रिय घटक के लगभग 1 भाग और पानी का 4 भाग का मिश्रण संतोषजनक है क्योंकि घोल को अम्लता मजबूत नहीं होने देती। हाँ, अब घोल को क्या होता है, अम्लता मजबूत नहीं होने देती है। इसलिए आपका यदि आपका 100% होता है ना, 100% में आपका 80% जो रहेगा उसमें वाटर रहेगा, आपका 20% ही रहेगा जिंक क्लोराइड का डालो, अमोनिया डालो या फिर साल अमोनिक पाउडर डालो। ऐसा करके करके आपका डीप सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूशन बनाया जाता है। अगला जो है इसमें आपका सवाल एक ही बनेगा, यही आपका 4 भाग का जो मिश्रण पानी होगा और 1 भाग जो होगा वो आपका सक्रिय लगभग 1 भाग और पानी के 4 भाग। मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन में जिस मटेरियल को डाल रहे हो, जैसे आपका एसिड ZnCl डाल रहे हो, अमोनियम क्लोराइड कोई सा डाल रहे हो, उसका 1 हिस्सा रहेगा और 4 हिस्सा जो है आपका पानी का रहेगा। इस पर प्रिकॉशंस है, सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है सोल्डरिंग में क्या क्या लेना है उसके बारे में देखते हैं। तो सोल्डरिंग करते समय क्या है, सुरक्षा सावधानियों का पालन हमेशा करना चाहिए। उसमें से आपका निम्नलिखित आएगा, अपनी आंखों को सोल्डर स्पैटरिंग जो निकलता है या फ्लक्स से बचने के लिए सुरक्षा चश्मा पहने। जब आप सोल्डरिंग कर रहे हो उस समय में आपके आँख में जो है गोगल्स होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके जैसे आप सोल्डरिंग करते हो तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ स्पैटर निकलते हैं या फिर सोल्डरिंग फ्लक्सेस आते हैं, सो उससे आपके आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए उन चीज़ों को गोगल्स जो है सुरक्षा चश्मा हमेशा पहनना चाहिए। दूसरा जो है मतलब जलने से बचने के लिए उपयोग के बाद गर्म टाँका लगाने वाले लोहे का भंडारण करते समय सावधान रहें। जब आपका सोल्डरिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो हीट होता है, तो उन टाँकों को जो है सही जगह पे आप रखें और उस समय आप अपने आप को सावधान रखें। वो आपका जाना नहीं चाहिए अपने स्किन में किसी जगह पे, वो जला देगा क्योंकि हीट रहता है, गर्म रहता है, जिसके कारण नुकसान कर सकता है। तीसरा जो है सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। जब भी आप सॉफ्ट सोल्डरिंग करते हो उसके बाद हाथ जो होते हैं आपको अच्छे तरह से धोना है, क्योंकि ये क्या होता है थोड़ा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, इसलिए वो अपने हाथों को धोना चाहिए जिससे आपका जहर अपने बॉडी में ना जाए। चौथा नंबर जो है टाँका लगाने वाले लोगों को अच्छी तरह से हवादार क्षेत्र में टीन करें ताकि टाँका लगाने के दौरान टाँका के लगाने के दौरान जो धुएँ निकलते हैं वो बाहर, उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। चौथा पॉइंट जो है टाँका लगाने वाले जो लोहे होते हैं उसका अच्छी तरह से हवादार, मतलब उसका एग्जॉस्ट होना चाहिए। एग्जॉस्ट को बढ़िया से एडजस्ट करें, जिससे क्या होता है जब टाँका लगाने के बाद उससे जो धुएँ निकलते हैं, जहरीले धुएँ निकलते हैं, वो आसानी से बाहर निकल सके, आपको नाक के द्वारा आपको बॉडी पे ना वो आ जाए।
5वां नंबर जो है सफाई के लिए एसिड का उपयोग करते समय सुरक्षा चश्मा पहने। जब आप कॉपर बीट की सफाई कर रहे हो उस टाइम पे क्या होता है, एसिड का उपयोग करते हैं, तो इसलिए क्या है एसिड आपके आँख में ना आ जाए, इवन हाथ में भी ना जाए। तो यहाँ पे आँख के बारे बोला है तो आपको चश्मा लगाना है। और छठा है, अम्ल का घोल बनाते समय हमेशा अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालें। अब जब घोल बनाते हो अम्ल का उस समय में हमेशा धीरे धीरे डालना है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में ये सारे आ जाएंगे, सोल्डरिंग के क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है करते समय उस टाइम में ये सारे आ जाएंगे। छठे नंबर पर जैसे अम्ल का घोल बनाते समय हमेशा धीरे धीरे पानी में डालना है अम्ल को। 7वां नंबर है, कभी भी अम्ल जो है पानी में डालें, कभी भी अम्ल में पानी ना डालें। अच्छा, अम्ल में आपको पानी नहीं डालना है, पानी में जो है अम्ल डालना है, लेकिन पानी को अम्ल में नहीं डालना है, क्योंकि अम्ल का क्या है एक है। जैसे 5 भाग में करते हैं तो 1 भाग अम्ल डाला जाता है, 5 भाग पानी रहता है। वहीं पे यदि आपका आप 4 भाग कर दोगे आप उसमें अम्ल और 1 भाग पानी कर दोगे तो वो उल्टा रिएक्शन कर जाएगा, तो इसलिए उसको नहीं डालना चाहिए। वो जो होता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बॉडी मतलब तेजाब होता है वो, तो बॉडी को इम्पैक्ट करेगा ज़्यादा। 8वां नंबर है, सभी अकार्बनिक फ्लक्स जो होते हैं जहरीले होते हैं। जिसमें हमने कार्बनिक फ्लक्स देखा था, कार्बनिक फ्लक्स देखा था, तो उसमें जैसे हाइड्रोजन जिंक क्लोराइड का देखा था, और भी थे, फॉस्फोरिक एसिड का था। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। 9वां नंबर जो है, संक्षारक प्रवाह को संभालते समय काले चश्मे और दस्ताने पहलें। जब भी आप संक्षारक प्रवाह को संभालते हैं उस टाइम पे आपको हमेशा ग्लव्स पहनना है और गॉगल्स लगाना है। अगला जो है फ्लक्स प्रकार और उसका विवरण। फ्लक्सेस टाइप्स और डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मतलब फ्लक्स का प्रकार और भी उसका विवरण को देखते हैं, तो उसमें व्याख्या करेंगे जो उनके कार्य होते हैं अलग अलग। फिर भंडारण जो है वो कैसे होता है। सो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, एक फ्यूजेबल जो होता है उसके ऊपर, मतलब कैसे समझोगे आप, फ्लक्स जो जनरली क्या होता है जहाँ पे सोल्डरिंग होता है उसके ऊपर जो है एक परत बनाती है, या फिर फ्लक्स जो वायर होता है उसके साथ में एक अलग फ्लक्स जो आप असिस्टेंट के लिए यूज़ करते हो जिससे ऑक्साइड ना हो, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं। तो ये फ्लक्स जो क्या होता है, एक फ्यूजिबल जो आसानी से पिघला हुआ एक रासायनिक यौगिक है, जिसे वेल्डिंग या वेल्डिंग से पहले और वेल्डिंग के दौरान अवांछित जो रासायनिक क्रिया को रोकने के लिए इस प्रकार के वेल्डिंग ऑपरेशन बनाने के लिए लागू किया जाता है। जिसमें क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है आसानी से, मतलब इसमें वेल्डिंग ऑपरेशन का लिख रखा है कि वेल्डिंग ऑपरेशन में क्या होता है आसानी से। सो फ्लक्स जैसे वेल्डिंग में जाते हो तो उसका जो आपका उसका वायर जो होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो होता है फ्लक्स लगा होता है। और सोल्डरिंग में क्या होता है, अलग से हम पेस्ट जैसे यूज करते हैं फ्लक्स के रूप में, तो वो क्या होता है ऑक्साइड होने से बचाता है। तो ये क्या होता है, मतलब फ्लक्स जो होता है फ्यूजेबल आसानी से पिघला हुआ एक रासायनिक यौगिक होता है, मतलब वो केमिकल कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, सॉरी केमिकल जो है एलिमेंट नहीं, ये कंपाउंड होता है, केमिकल जो होता है कंपाउंड होता है, जिसे वेल्डिंग से पहले और मतलब उसके दौरान जो है रासायनिक क्रिया जो होती है जिससे ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए उसको आसान वेल्डिंग ऑपरेशन जो होता है या सोल्डरिंग ऑपरेशन जो होता है उसको आसान बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, लागू किया जाता है। फ्लक्स के फ्यूजन, तो फंक्शन ऑफ फ्लक्सेस। तो फ्लक्स का जो फ्यूजन होता है ये क्या करता है, ऑक्साइड जो होता है उसको भंग करने, और अशुद्धि जो होता है वो जो भी जब हम सोल्डरिंग या वेल्डिंग या ब्रेजिंग करते हो तो उस टाइम जो उस गुण को उस पे जो लगने वाले वेल्ड को प्रभावित करता है, तो उससे बचाने के लिए, जो ऑक्साइड निर्माण होने से बचाने के लिए जो उपयोग होता है। सो मेन फ्लक्स का यूज जो है वही है आपका ऑक्साइड को बचाने के लिए। तो यही चीज़ है, अशुद्धियों और अन्य समावेशन को रोकने के लिए जो वेल्ड गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। सो वो हमारा वो होता है फंक्शन का जो कार्य होता है मेन वही होता है, ऑक्साइड को भंग करता है और अशुद्धि होता है उनको रोकने का काम करता है जब वो वेल्डिंग करते हैं या सोल्डरिंग करते हैं उस टाइम पे। अगला जो है फ्लक्स जो है फिलर धातु को जोड़ने वाले धातुओं के बीच छोटे अंतराल में प्रोवाइड करने में मदद करता है। फ्लक्स जो होता है वो बहुत ही छोटी अंतराल में एक ऐसा जगह प्रोवाइड करता है जिससे वो जो है आपके जो फिलर मेटल होते हैं वो पिघल कर उस जो जिस जोड़ पे आप बना रहे हो वहाँ पे वो आसानी से जाएगा और वो ऊपर उसके ऊपर बैठ जाएगा आपका फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, गंदगी और अशुद्धियों से वेल्डिंग के लिए धातु को भंग करने और हटाने साफ करने के लिए सफाई एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। सो फ्लक्स जो होता है क्या, वही जो चीज़ हमने पहले करा कि मतलब अशुद्धियों को हटाने हो गया, भंग करने हो गया। तो यही चीज़ लिखा है, गंदगी और अन्य अशुद्धि जो होती है वेल्डिंग के धातु से भंग करने या हटाने के लिए या साफ करने के लिए सफाई एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। फ्लक्स आपका जो होता है पेस्ट होता है, पाउडर होता है और तरल रूप में उपलब्ध होता है। तो पेस्ट वाला जो मिलेगा आपका सोल्डरिंग में मिलेगा, पाउडर भी आपका सोल्डरिंग में मिलेगा, है ना। अब पेस्टेड जो होता है ये वेल्डिंग में भी होता है क्योंकि उसके ऊपर लगा होता है।
सो ये पेस्ट के टर्म जो यूज़ होते हैं वो आपका सोल्डरिंग में यूज़ होता है, और ये आपका वेल्डिंग में ये सारे तरल रूप में, पाउडर रूप में ये सारे उपलब्ध होते हैं जो फ्लक्सेस होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और ये फ्लक्स जो फ्यूजन होता है, मेन इसका जो फंक्शन होता है, सो वो क्या करता है, ऑक्साइड को भंग करता है, मतलब ऑक्साइड को निर्माण नहीं होने देता, और साथ ही अशुद्धियों का जो होता है समावेशन होने से रोक माफ़ कीजिएगा, उसको रोकता है ना। अगला देखते हैं उसके जो एप्लीकेशंस हैं, उसके विधि को देखेंगे यहाँ फिगर के द्वारा। तो फ्लक्स के विधि दिया हुआ है फिगर 1 में, प्रवाह का भंडार। प्रवाह का जो भंडारण है, जहाँ फ्लक्स फिलर रोड एक कोटिंग के रूप में है, हर समय क्षति और नमी के खिलाफ सावधानी से रक्षा करें। अब जहाँ पे आपका जो प्रवाह भंडारण का मतलब आपका जहाँ पे स्टोरेज होता है, वहाँ पे जितने फ्लक्स होते हैं, फिलर रोड होते हैं, उनके कोटिंग के रूप में जो होता है, हर समय क्षति और नमी, मतलब आपका डैमेज होने से, मतलब क्षति आपका डैमेज ही ज़रूरी नहीं है कि डैमेज हो, या फिर उस चीज़ को नुकसान भी पहुंचाने का हो सकता है। और नमी के खिलाफ दूसरा जो मॉइस्चर होता है, उसके खिलाफ हमेशा सावधानी लेना चाहिए। विशेष रूप से क्या होता है, जब आप एक लंबे समय के लिए स्टोरेज में रखते हो, भंडारण में रखते हो, तो फ्लक्स जो होता है, टीन के ढक्कन सील करें। अब उसमें फ्लक्स जहाँ भी रखा हुआ है, टीन का एक कवर आता है, उससे आप उसको हमेशा ढके रखें, जिससे क्या होता है, उस पर नमी ना आए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये जैसे आपका है कि आप जैसे ये ब्लो पाइप हो गया, तो यहाँ से क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ये आपका जो फिलर रोड है, तो ये आपका फिलर रोड है, इससे आप हीट करके फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ लगाना है फ्लक्स को, आप देखो लगाते जा रहे हो। जहाँ से फ्लक्स लगा लिए रोड के ऊपर, ये आपका फ्लक्स लगा दिया। उसके बाद हीट एंड डीप। अब इसका क्या होता है, जैसे डेंसिटी का भी मामला चला जाता है, तो इसमें जैसे कम होता है तो आपका मेटल पहले ही नीचे चला जाएगा, और वो फ्लक्स जो है उसके ऊपर परत बन के बैठ जाएगा। ये चीज़ है फ्लक्स का। सबसे पहले ब्रश से सफाई कर लिया हमने, इसमें फिलर रोड है, ये वाला आपका ब्रश है, ब्रश से इसको सफाई कर लिया। अब लिक्विड का यदि फ्लक्स लिक्विड और पेस्ट फॉर्म, तो ये आपका इस तरह से आपका मिलेगा। जो जनरली आप सोल्डरिंग यदि किए होंगे या करोगे आने वाला टाइम है, तो इसका जो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में आप कहीं भी जाओगे तो फिटर का प्रैक्टिकल में ये चीज़ नहीं आता। ये आपका सीट मेटल का जो होता है उनमें होता है, सोल्डरिंग कराया जाता है उनको, सीट सोल्डरिंग या फिर गैस वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग, उनमें से कोई सा भी कराया जाता है। और ये ज़्यादातर सोल्डरिंग का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से जो जिन्होंने ITI कर रखा है उनका ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि उनको PCBs रिपेयर करना होता है, तो उनमें ज़्यादातर सोल्डरिंग का ही, सॉफ्ट सोल्डरिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे फ्लक्स का देखोगे, पाउडर फॉर्म जो है, पाउडर फॉर्म को डाला जा रहा है यहाँ पे सफाई करने के लिए। फिर बाद में स्प्रिंकलर पोर है ये, और मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये जो है इसके उपयोग जो है, उपयोग के बारे दिखाया हुआ है, कैसे कैसे करके करते हैं। फिलर रोड है, ये ब्लो पाइप है, जहाँ से आपका हीट जनरेट करके ये फिलर रोड को पिघलाया जाता है। दूसरा जैसे इसमें आपका ऐसे इस तरह के डिब्बे मिलेंगे जहाँ पे फ्लक्सेस रखे होते हैं, इसको यहाँ से डुबो के फिर आपका इस तरह से हो जाएगा, जिसमें बाद में जैसे आपको ये फ्लक्स यहाँ लगाने के लिए ब्रश की सहायता से आप इसका यूज़ कर सकते हो। सफाई करने के लिए आप पाउडर का इस्तेमाल करके आप ऐसे करके भी सफाई कर सकते हो। दूसरे फिगर में दिया हुआ है, इसमें आपका देखोगे, ये जो है स्टोरिंग फ्लक्स, जैसे आप फ्लक्स को रखते हो उस टाइम में यहाँ पे जैसे हमने एक डिब्बे पर रख रखा है, तो ये फ्लक्स को यहाँ से निकाला, यहाँ से इसको निकाला, यहाँ पे वही चीज़ डीपिंग में द हॉट रोड इन द फ्लक्स में रेन इन होल कंटेंट। अब इसके अंदर जैसे डाला वो लिक्विड फॉर्म में था, तो इसको रोड को डालोगे, रोड के ऊपर वो पूरा बैठ जाएगा। फिर क्लीन करने यूज़ क्लीन रेक्टेबल रेसेप्टेबल है, रेसेप्टेबल इनटू विच द रॉड में बी डिप्ड। जैसे उसको डालोगे तो उसके ऊपर फ्लक्स बैठ जाएगा, फिर बाद में उसको हीट करके जैसे मोल्टन वैक्स इन दिस रेसेस सील कंटेंट फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। अब जैसे जब भी आप इसका काम खत्म हो गया तो इसको जो ऊपर का ढक्कन है वो बढ़िया से लगा दें, लंबे समय के लिए होगा तो लगा होना चाहिए। खुला हुआ रहेगा तो उसमें अंदर मॉइस्चर चला जाएगा, उसकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, वो पूरा एक्सपायर हो जाएगा। सो रिप्लेस द लीड इमिडिएटली आफ्टर यूज। जैसे आप उसको यूज़ करते हो उसके बाद उसका जो लीड है इमिडिएटली चेंज कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, नमी जो है उसमें जा ना सके। अगला जो है आपका इसमें दिया हुआ है, हालांकि ऑक्सीएसिटिलीन जो होता है, लौ का आंतरिक कम करने वाला लिफाफा वेल्ड धातु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो ऑक्सीएसिटिलीन लौ का जो होता है इंटरनल, जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, लिफाफा वेल्ड धातु को सुरक्षा प्रदान करता है। और ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, फ्लक्स का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी आवश्यक होता है। तो ज़्यादातर जहाँ पे भी वेल्डिंग के काम होते हैं वो फ्लक्स वाले होते हैं। ऐसे वेल्डिंग में देखोगे, वेल्डिंग रोड जो आते हैं ना, उसमें आपको फ्लक्स मिलेंगे, लगे हुए रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। सोल्डरिंग जहाँ पे किया जाता है उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वायर जो होती है आप खुली वायर होती है, सो उसमें आपको पेस्ट लगाना पड़ता है अलग से। वेल्डिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले फ्लक्स वेल्ड को ऑक्सीकरण से नहीं
बल्कि स्लैग से भी बचाते हैं आप। जैसे इसमें देखो ओवर मतलब स्लैग हो गया, ज़्यादा मेल्ट ना हो जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या करते हैं, स्लैग पे भी बचाते हैं जब वो वेल्डिंग करते हैं उस टाइम पे। ऊपर तैरता है, जो ऊपर तैरता है और साफ़ करने की अनुमति देता है, देता है, जो ऊपर तैरता है और साथ ही वो साफ़ करने की जो होता है अनुमति देता है। वेल्ड धातु जमा किया जाना है, जहाँ पे वेल्ड धातु जमा किया जाना है। वेल्डिंग के पूरा होने के बाद फ्लक्स अवशेषों को साफ़ किया जाना चाहिए। जैसे वेल्डिंग पूरा कंप्लीट कर देते हो ना, तो जैसे ये आपको एक मेटल ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे वेल्डिंग करते हो उसके ऊपर क्या होता है, फ्लक्स बैठता है। तो फ्लक्स को ना वो आपका चिपिंग हैमर होता है, चिपिंग हैमर के द्वारा उसको थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब आप एक कंप्लीट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, मान के चलो आपका 1 मीटर का है, तो 1 मीटर का जैसे आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद 2-3 मिनट के 5 मिनट का अंतराल होता है। यही है 2 से 5 इसमें ब्रेजिंग में दे रखा है। मतलब 2 से 5 मिनट के अंदर क्या होता है, इसमें आप चिपिंग हैमर के द्वारा मार के उसका जो उसके ऊपर फ्लक्स जो होता है, स्लैग जो बैठ जाता है, फ्लक्स स्लैग के रूप में चेंज हो जाता है, उसको आप निकाल सकते हो। आप ऐसे उसमें वही रिमूविंग का दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ फ्लक्स रेसिड्यूज, मतलब फ्लक्स को जो अवशोष होते हैं उसको हटाने के लिए। तो वेल्डिंग या ब्रेजिंग खत्म होने के बाद फ्लक्स जो होता है उसके अवशोष को हटाना आवश्यक होता है। सामान्य रूप से फ्लक्स रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। अब क्या होते हैं फ्लक्स जो होते हैं, सामान्य रूप से देखा जाए तो वो क्या होते हैं कि आपका सक्रिय होते हैं। इसलिए फ्लक्स अवशेष यदि ठीक से नहीं हटाया जाता है तो मूल धातु और वेल्ड जमा का क्षरण हो सकता है। अब जैसे क्या होता है, वो यदि नहीं हटाते तो वो खुद ही ऑक्साइड बना देगा। इसलिए वो हमेशा बढ़िया तरीके से आपको हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद। फ्लक्स अवशेषों को हटाने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, जिसमें से आपका जैसे देखोगे इसमें एलुमिनियम और एलुमिनियम अलॉय हो गया। सो वेल्डिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके जोड़ों को गर्म पानी से धोएं। मतलब एलुमिनियम और एलुमिनियम अलॉय क्या है कि इसमें क्या होता है, वेल्डिंग होने के बाद जितना जल्दी हो सके वो गर्म पानी से धोएं और ज़ोर से ब्रश करें। उसमें भी आपका आसानी से जब स्थिति अनुमति देती है तो नाइट्रिक एसिड के 5% घोल में तेज़ी से डुबकी लगाएं और सुखाने सहायता के लिए गर्म पानी का उपयोग करके फिर से धो लें। मतलब जिस चीज़ में आपने वेल्डिंग कर रखा है उसके बाद उसमें जो करना है, तो वैसे आप नाइट्रिक एसिड का यूज कर सकते हो 5%, और उसमें डुबा के फिर उसको आपको गर्म पानी से धो सकते हैं। जब कंटेनर जैसे कि ईंधन टैंक हो गया, सो ईंधन टैंक को वेल्डेड किया गया है, जो भी आपका फ्यूल टैंक है उसको क्या हुआ वेल्ड किया गया है, और गर्म पानी से स्क्रबिंग विधि के द्वारा जो है पुर्जे दुर्गम हो। पानी की स्क्रबिंग विधि के लिए जो पुर्जे जो है दुर्गम मतलब थोड़ा ख़राब स्थिति हो, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल का उपयोग करें। उसको हटाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 5 लीटर में क्या होगा, 400 मिलीलीटर, मतलब ये 5 लीटर दे रखा है, 5 लीटर में 400 मिलीलीटर जो है नाइट्रिक एसिड जो होता है, जिसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.42 मिलाएं। ये थोड़ा डाउटेड है, ये 5 लीटर नहीं होगा क्योंकि 5 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये 50 ml होगा, है ना। सो 50 ml में 400 ml जो है पानी मिलाने का है, तभी वो आपका 5%, 400 का आप निकालोगे ना 5%, 400 इंटू 5%, 1/20। सो ये आपका 20, ये होता है 20, तब भी ये ज़्यादा हो रहा है। तो चलो इसके हिसाब से ही देखते हैं, तो 5.0 लीटर हो गया। सो 5 लीटर ये हो गया है। प्रत्येक 5 लीटर में 5 लीटर 5,000, सही है। ये पानी का बोल रहा है कि पानी यदि 5 लीटर होगा तो आपका 400 ml जो है एसिड का भी एसिड मिलाना है उस पर, तभी जाके होता है 1:2। मतलब जैसे इसमें देख लो 5 लीटर मतलब आपका 5,000 हो गया, इंटू 400 हो गया, मतलब 400/100, 100/400 हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो आपका 5,000, तो रेशियो में निकालोगे 5,400। इसका जब रेशियो निकालोगे तो आपका आता है ये 25 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब 12.5, और ये 1, मतलब 25/2 हो गया। सो आपका 5 लीटर पानी होगा, उसमें 400 ml जो होता है आपको ये नाइट्रिक एसिड जो मिलाकर, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 33 मिलीलीटर 40% ताकत द्वारा कमरे के तापमान का उपयोग किया जाने वाला घोल आमतौर पर 10 मिनट में फ्लक्स को पूरी तरह से हटा देगा। सो 10 मिनट का टाइमिंग लेता है। या तो आप नाइट्रिक एसिड यूज करो, HCl यदि यूज करते हो तो उसमें 40% होना चाहिए। 40% जो ताकत होता है उसका उस पर दे रखा है, तो कमरे के तापमान पर उपयोग किया जाने वाला
घोल जो होता है आमतौर पर क्या होता है 10 मिनट में जो आपने कर रखा है उसको फ्लक्स को निकाल देगा, पूरी तरह से हटा देगा, जिससे एक समान रूप से नक्काशीदार सतह बन जाएगी। जैसे हम घरों पे बनाते हैं नक्काशीदार, आप कहीं पे घूमने जाओगे जो पुराने टाइम पे जितने भी बने हुए हैं महल मिलेंगे तो वहाँ पे एक नक्काशियाँ मिलेगी। घर पे भी आजकल क्या होता है नक्काशियाँ बनाई जाती है, तो उस तरह का अपना अगर नक्काशी दिखाई देगा जब आपका उसका स्लैग जो होता है या हटा दोगे तो उस फ्लैग से हटा दोगे तो उस तरह का दिखेगा, जो दाग से मुक्त होगी उसमें बिल्कुल दाग नहीं मिलेगा। इस उपचार के बाद क्या होता है भागों को ठंडी पानी से धोना चाहिए और गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। अच्छा, ठंडे पानी से धो के फिर गर्म पानी से उसको कुल्ला करके गर्म पानी में विसर्जन का समय 3 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है गर्म पानी में, अन्यथा धुंधला हो सकता है। इसके बाद गर्म पानी से धोने के बाद भागों को सुखा लेना चाहिए, मतलब उससे क्या होगा थोड़ा सा जो उसका शाइनिंग था ना वो ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और मतलब इसका उपचार करते समय आवश्यक है कि ऑपरेटर द्वारा रबड़ के दस्ताने पहने जाएं और एसिड के घोल को एल्युमिनियम के बर्तन में रखा जाए। तो जब भी आप इस काम को करते हो तो उस टाइम में आपका जो दस्ताने होंगे स्पेशल दस्ताने होंगे जो आपके रबड़ के होते हैं, और साथ ही जो आपका एसिड का जो मतलब लिक्विड बनेगा उसका एसिड का जो घोल होगा उसको जो होता है आपको एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है उसमें हमेशा रखना चाहिए। अगला आपका मैग्नीशियम अलॉय जो होता है, सो मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम मिश्र धातु का जो है उसमें देखेंगे तो मानक क्रोमेटिंग के बाद पानी में धोएं। अब जैसे इसमें होता है तो क्रोमेटिंग हो जाने के बाद पानी में धोएं और एसिड क्रोमेट स्नान की सिफारिश की जाती है। इसमें एसिड क्रोमेट जो होता है उसके स्नान की सिफारिश की जाती है। बेसिकली धोने का बात कर रहा है, स्नान का वो धोने का कह रहा है। तांबा और पीतल का जो होता है उसमें देखते हैं तो तांबा और पीतल में आपका उबलते पानी से धोना चाहिए। उबलते पानी में धोएं, उबलते पानी में धोना, उसके बाद ब्रश करेंगे। धोने के बाद क्या होता है ब्रश करेंगे तो जहाँ संभव हो, जहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का 2% जो होता है घोल कांच के स्लैग को हटाने के लिए चाहिए। इसमें इसका जो यूज होता है कांच का जहाँ पे स्लैग होता है उसको हटाने के लिए हटाने में मदद करने के लिए पसंद किया जाता है। तो कांच का जहाँ स्लैग होता है वहाँ पे इसका नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड का 2%, मतलब 1 लीटर लेते हो ना तो उसमें आपका 2 ml जो है मतलब 20 ml, 1 लीटर में आपका 20 ml जो है वो यूज़ होगा उसमें। फिर उसके बाद उससे यूज़ करके फिर आपका गर्म पानी से धोना है। स्टेनलेस स्टील में देखते हैं तो स्टेनलेस स्टील में क्या है 5% कास्टिक सोडा जो होता है उसका सॉल्यूशन जो है उसको उबाल कर उपचार करें उसमें धोने के लिए। इसके बाद गर्म पानी से धो लें। पहले उससे सफाई करना है। कास्टिक का 5%, मतलब यदि 100 रखते हो तो 100 में आपका 5 जो है 5 आपका कास्टिक सोडा होगा, बाकी आपका वाटर होगा। तो इसमें इसके बाद क्या होता है उसको पानी से धो लेना चाहिए। वैकल्पिक रूप से क्या होता है हाइड्रोलिक एसिड जो है पानी के बराबर मात्रा के डी स्केलिंग समाधान का उपयोग करें, जिससे नाइट्रिक एसिड की कुल मात्रा का 5% एक उपयुक्त निरोधक के कुल मात्रा का 0.2% के साथ जोड़ा जाता है। अब इसमें जैसे है तो स्टेनलेस स्टील के लिए 5% जो होता है उसमें कास्टिंग सोडा होता है, उससे आपको सॉल्यूशन का उपचार लगा के उपचार करना है। फिर उसके बाद गर्म पानी से धोना है। फिर बाद में वैकल्पिक रूप से मतलब दिया है कि आप यदि आपके पास विकल्प भी है, आप HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर पानी के बराबर दोनों का मात्रा जो है एक करके डी स्केलिंग पहले करना है, उसका समाधान पहले करना है। फिर बाद में उसको नाइट्रिक एसिड की जो है 5% लगा के उसको उपयुक्त निरोध के कुल मात्रा के मतलब जितना टोटल है उसका 0.2% के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मतलब आपका यदि इसमें रखोगे 100 में 5 अलग कर दो, 5 हो गया नाइट्रिक एसिड, और फिर इसका जो है 0.2% मल्टीप्लाई 0.2%, मतलब आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, मतलब 1/, आपका 100, 1/100 आपको मिलाना है। अगला जो है आपका कास्ट आयरन का है। तो कास्ट आयरन में देखोगे छीलने वाले हथौड़ों या तार के ब्रश से अवशेषों को आसानी से जो है हटाया जा सकता है। तो कास्ट आयरन में क्या होता है, कास्ट आयरन में जो छीलने वाले हथौड़े होते हैं मतलब चीज़ें आपका चीपिंग हैमर जो होता है, सो उसको या तार के ब्रश से अवशेष जो वहाँ पे उसके स्लैग बैठते हैं उसको आसानी से हटाया जा सकता है। सिल्वर ब्रेजिंग में क्या होता है, वायर ब्रशिंग के बाद जो होता है ब्रेज्ड घटकों को गर्म पानी में भिगोकर फ्लक्स अवशेषों को आसानी से हटाया जा सकता है। सिल्वर ब्रेजिंग में आपका क्या है, गर्म पानी से आपका ब्रेज जो कि हुआ है उसको आप भिगोकर फ्लक्स अवशेष को आसानी से मतलब वायर ब्रश के द्वारा हटाया जा सकता है। और मुश्किल मामले जहाँ पे मुश्किल थोड़े से मामले होते हैं वहाँ से 5 से 10% जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का घोल में से 2 मतलब 5 से 10% आपका सल्फ्यूरिक एसिड का घोल होगा और उसको 2 से 5 मिनट की अवधि के लिए डुबाया जाता है उसमें। उसके बाद उसको गर्म पानी से रेसेसिंग या वायर ब्रश से आपका साफ़ करने से
फिर वो क्लीन हो जाएगा। अगला जो है आपका टाँकने में इस्तेमाल होने वाला स्पेल्टर और फ्लक्स के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ स्पेल्टर्स जो होते हैं और फ्लक्सेस होते हैं उनके बारे में देखेंगे, और उसका यूज जो है ब्रेजिंग में उसको देखेंगे। सो टाँकना देखो, टाँका है मतलब सोल्डर हो गया। सो टाँकना अनिवार्य रूप से सोल्डरिंग के समान है, और यह क्या होता है, सोल्डरिंग की तुलना में बहुत मजबूत होता है। सोल्डरिंग क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसके कारण वो थोड़ा वीक होता है, इसलिए उसको लाइट वेट में ज़्यादातर मतलब जहाँ पे लाइट ज़रूरत होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, वहाँ पे सोल्डरिंग का यूज होता है। वहीं आपका ब्रेजिंग जो होता है उसके कंपैरिजन थोड़ा क्या होता है, मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा ही मजबूत होता है कंपैरिजन टू सोल्डरिंग का। और मुख्य जो उसके अंतर होते हैं, एक कठिन भराव सामग्री का उपयोग, जिसे व्यापक रूप से स्पेल्टर के रूप में जाना जाता है। सो ब्रेजिंग में जो यूज होता है वो आपका जो भराव होता है, मतलब फिलर यूज किया जाता है, वो आपका स्पेल्टर होता है, जिसे व्यावसायिक रूप से स्पेल्टर के रूप से जाना जाता है। तो वही है, इसको स्पेल्टर के रूप से में जाना जाता है। जो लाल गर्मी के ऊपर तापमान का फ्यूज होता है, मतलब लाल गर्मी से, तो गर्मी जब आप देते हो तो तापमान जब उसका टेम्परेचर आएगा तभी जाके वो क्या होता है, फ्यूज होता है, मतलब मेल्ट हो जाता है इसमें। लेकिन इसमें शामिल होने वाला भागों को पिघलने से तापमान से नीचे होता है। अब इसमें क्या होता है, एक और है कि जो शामिल होने वाले भाग होते हैं, सो उनका जो तापमान होगा ना, उनका ज़्यादा मतलब नीचे दे रखा है, तो जो मेन मेटल होगा उससे आपका ये कमी होगा इसका टेम्परेचर, जहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगा तभी जाके वो मेल्टेगा, अदरवाइज वो उस मेल्ट को भी तो उस मेटल को भी ये डैमेज कर सकता है, तो उन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। सो कॉपर बेस अलॉय में देखेंगे, सिल्वर बेस अलॉय हो गया, कॉपर बेस अलॉय हो गया। तो प्रत्येक वर्ग में क्या होता है, अलग अलग मिश्रण धातुएं होती है, इसीलिए अलग अलग दिया जाता है, जिससे वो अच्छी तरह से वो बन सके। लेकिन पीतल जैसे पीतल का क्या होता है, जो मिश्र धातु होती है तांबा और जस्ता का होता है, जो कभी कभी क्या होता है 20% तक तीन के साथ मुख्य रूप से लौह धातुओं को टाँकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मतलब जो पीतल होता है ना, उसमें कभी कभी 20% तक, मतलब ऐसे जनरली देखोगे तांबा और जस्ता का जो होता है 88 ऐसे परसेंटेज होता है, 90 और 10 का ऐसे होता है। तो कभी कभी वो क्या होता है 20% भी यूज़ किया जाता है टाँकने के लिए। मतलब सिल्वर अलॉय में क्या होता है, कॉपर सिल्वर और कॉपर और जिंक होता है। सिल्वर कॉपर या सिल्वर कॉपर जिंक, मतलब सिल्वर अलॉय जो होता है दो तरह का, सिल्वर कॉपर एक में होता है, दूसरा सिल्वर कॉपर और जिंक, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 600 से 8500, मतलब 8500 नहीं होगा ये, आपका 850 होगा। 600 से 850 डिग्री सेल्सियस है तक होता है, और किसी भी धातु को ब्रेज करने के लिए सक्षम होता है। तो ब्रेजिंग करने के लिए जो सिल्वर अलॉय होता है उसके लिए 600 से 850 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। उसमें मतलब जो भी ब्रेजिंग का धातु है उसके लिए वो सक्षम होता है, और वे एक साफ, ख़त्म और मजबूत तन्य संयुक्त दे रहे हैं, जिसमें स्पेल्टर आमतौर पर क्या होता है, सीट की मोटाई के अनुसार बनाए जाते हैं। तो जो स्पेल्टर होते हैं सीट की जो थिकनेस होती है उसके हिसाब से बनाया जाता है। फिर अगला जैसे है टाँकने के बाद, मतलब जब टाँक देते हो तो सोल्डरिंग कर देते हो या ब्रिजिंग कर देते हो, उसके बाद लीकेज की जांच करने के लिए क्या होता है, फ्लक्स को दूर करने के लिए जोड़ को हथौड़े से मारना चाहिए। अब उसको लीकेज का जांच करना है, उसके लिए क्या है, फ्लक्स को दूर करके, तो जब फ्लक्स को दूर करने के लिए हथौड़ों को मारना चाहिए हथौड़े से। उससे क्या पता चलेगा, मतलब सही से लगा है या नहीं लगा है, वो चीज़ें बाद में पता चल जाती है। लौह और अलोह धातुओं के लिए ज़्यादातर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाना फ्लक्स जो है वो बोरेक्स है। सो जो फ्लक्स यूज किया जाता है ज़्यादातर मतलब आपका फेरस और नॉन फेरस के लिए और नॉन फेरस के लिए, तो वही आपका लौह और अलोह धातुओं के लिए उसका जो फ्लक्स होता है वो आपका बोरेक्स होता है। यह क्या करता है, जंग को हटाता है और वायुमंडल जो प्रवाह होता है उसको रोकता है। जब जब टाँकना ऑपरेशन चल रहा होता है तब तो वायुमंडल प्रभाव को क्या होता है वो हटाता है, और जंग को भी रोकता है। जंग को हटाने के साथ जो वायुमंडल प्रभाव होता है उसको रोकने का काम करता है, जब हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग कर रहे होते हैं तब। अब इसमें देखते हैं हम, एक चार्ट दिया हुआ है इसमें सोल्डरिंग और मेल्टिंग पॉइंट का जो है संगणन दिया हुआ है। जैसे आपके इसमें देखोगे, ये स्पेल्टर का टाइप हो गया, सामान्य धातुएं होंगे, तांबा का परसेंटेज क्या होगा, जिंक का क्या परसेंट होगा, चांदी का क्या होगा, और उसका तापमान क्या होगा, उसका उपयोग क्या है उसके बारे में। जैसे पहला नंबर में है कॉपर, तांबा और बेस स्पेल्टर। इसमें क्या होता है, धातुएं सामान्य धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका 60-40 का रहता है रेशियो, तांबा का 60 रहता है और जिंक का आपका 40% रहता है। इसमें चांदी का मिक्स नहीं रहता है। इसका जो तापमान होता है 850 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो उपयोग होता है हार्ड ब्रेजिंग
मतलब जैसे ही आपका 600 से ऊपर जाएगा ये ब्रेजिंग में आ जाएगा। बाकी ये जैसे 400 दिया है, 350 दिया है, तो ये सब आपके सोल्डर में आ जाते हैं। सो ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में देखें। जितना कम आते जाएगा आपका टेम्परेचर, वो सॉफ्ट धातु के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कॉपर, तांबे और स्पेल्टर का जो है 60-40 का रेशियो होता है। जनरल पर्पज़ के लिए आपका ब्रेजिंग का 850 दे रखा है। जो हार्ड ब्रेजिंग होती है, जस्ता सीट और अलाव जो भी होते हैं उनके लिए आपका 850 डिग्री सेल्सियस और 60-40 का रेशियो होता है। वहीं आपका जब ये फेरस धातु में यूज किया जाता है, फेरस कहने का मतलब आपका जो हो गया, जो लौह धातु होते हैं उनमें जब उपयोग में लाया जाता है उस टाइम आपका 80% होता है तांबा, और जिंक का जो परसेंट होता है आपका 20% होता है। इसमें सिल्वर नहीं मिलाया जाता, चांदी नहीं मिलाया जाता है। इसका टेम्परेचर जो होता है आपका 600 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका होता है मोटी ब्रास सीट जो होती है उसमें उपयोग किया जाता है। सेम जो है स्पेल्टर का टाइप जो है कॉपर, तांबे और बेस स्पेल्टर का, ये जो पीतल में इस्तेमाल होता है उसमें जो आपका परसेंटेज है तांबा का वो आपका 30% होता है, और जो जिंक है उसका 70% होता है। चांदी इसमें भी नहीं होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस में होता है और पिघलने का तापमान। और बेस मेटल नहीं पिघलता है, इसमें फिलर रोड पिघलता है, तो उसका जो तापमान है 400 डिग्री में वो पिघल जाएगा। और इसका जो उपयोग होता है, जो पतली जो ब्रास सीटें होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे है आपका चांदी का सोल्डर जो होता है। उसमें देखोगे जो धातुएं इस्तेमाल होती है वो गोल्ड की होती है। मतलब धातुओं, कौन सा धातु के लिए होता है, तो आपका गोल्ड के लिए होता है। और इसमें आपका तांबा का परसेंट होता है 10%, जिंक होता है 10%, और चांदी जो होता है वो 80% होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 350 डिग्री सेल्सियस में होता है, और इसका उपयोग जो होता है आभूषण को मतलब जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका जनरल पूछा जाता है सामान्य के लिए जो होता है तांबा और जिंक का कितना परसेंट होता है, यही ज़्यादातर सवाल में पूछा जाता है। बाकी ये 70-30 वाला जो है पीतल के लिए 30-70 इसका पूछा जाता है। टेम्परेचर का क्वेश्चन आज सवाल में नहीं बनते हैं। सवाल में यही बनते हैं सॉफ्ट सोल्डर का कितना टेम्परेचर होता है, हार्ड सोल्डर का कितना होता है, इसके बारे सवाल आते हैं। तो वो पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इसमें देखते हैं गैस द्वारा तांबे, अगला जो है गैस द्वारा तांबे के पाइप की चांदी को टाकना। तो सिल्वर ब्रेजिंग ऑफ कॉपर पाइप बाई गैस। तो सिल्वर ब्रेजिंग करना है किसमें, कॉपर पाइप में करना है, वो गैस के द्वारा। तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए जैसा कि फिगर 1 में दिया हुआ है, ये आपका फिगर 1 है। इसमें देखोगे सोल्डरिंग जो करा जा रहा है, सॉरी सोल्डरिंग कह रहा हूँ, ब्रेजिंग जो किया जा रहा है सिल्वर ब्रेजिंग जो किया जा रहा है इसमें कॉपर पाइप में गैस के द्वारा। ये आपका गैस का है ना, उससे हीट करके करा जाता है। सो यहाँ पे देखते हैं आपका सिल्वर ब्रेजिंग में, तो ये क्या होता है, एक कम तापमान टाकना विधि है। मतलब एक जो है कम तापमान का ब्रेजिंग विधि है। इसमें अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, इसके दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिसे सिल्वर सोल्डरिंग या फिर हार्ड सोल्डरिंग जो होता है उसको ये 2 नाम से भी जानते हैं। दूसरे नाम से भी सिल्वर ब्रेजिंग जो होता है उसको सिल्वर सोल्डरिंग या हार्ड सोल्डरिंग के भी नाम से जानते हैं। इसका जो तापमान होता है आपका 600 से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको याद करने के लिए सिल्वर ब्रेजिंग जो होता है उसका टेम्परेचर 600 से 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो है सिल्वर ब्रेजिंग फिलर रोड्स कॉपर और सिल्वर के बने होते हैं। जो सिल्वर ब्रेजिंग में यूज किया जाता है फिलर रोड, वो आपका कॉपर और सिल्वर के बने होते हैं, और जिनमें क्या होता है जिंक, कैडमियम, निकल का एक छोटा परसेंट भी मिलाया जाता है। मतलब वो कॉपर सिल्वर तो मेन एलिमेंट हो गए, साथ ही इनमें जिंक का भी होता है, कैडमियम का भी होता है, और निकल का भी बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट में उसका परसेंटेज होता है। चांदी का परसेंट 40 से लेकर 60 तक होता है। मतलब अलग अलग हो सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। सो 40 से 60% तक जो है चांदी का जो होता है परसेंटेज होता है। इसके एप्लीकेशन है, ये निम्न तापमान टाकना मिश्र धातु निम्नलिखित के लिए उपयुक्त है। मतलब जहाँ पे कम टेम्परेचर में उपयोग किया जाता है वहाँ पे इसका उपयोग होता है। सो ये फिगर 1 में दिया हुआ है जो सिल्वर ब्रेजिंग है, ये आपका रॉड हो गया, ये आपका ब्रास का हो गया, और ये स्मॉल साइज़ का हीटिंग फ्लेम हो गया, फ्लेम दे रखा है, और ये कॉपर का हो गया। इसको ब्रास के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये फिलर रोड सिल्वर ब्रेजिंग रोड यूज कर रहा है, और इसको हीट दे रहा है इधर गैस से, और ये मेल्ट होते जा रहा है या फिलिंग करते जा रहा है, जॉइंट पेस्टेड विथ फ्लेम। दूसरे में है क्या, उच्च विद्युत चालकता की आवश्यकता वाले विद्युत भागों में शामिल होना। तो मतलब जहाँ पे हाई वोल्टेज का होगा, जहाँ पे आवश्यकता होता है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से दे रखा है फिगर 2 में। ये आपका थिन कॉपर वायर होता है, थिन कॉपर लग हो गया, ये लग इसको बोलते हैं, इसको वायर हो गया, और ये सिल्वर ब्रेजिंग जॉइंट हो गया, यहाँ पे जॉइंट कर दिया है।
अगला ये आपका कॉपर सीट का है, थिन कॉपर सीट हो गया, ये थिन ब्रास सीट हो गया, ये सिल्वर ब्रेजिंग। मतलब इसके एप्लीकेशंस दिखा रहे हैं कि आपका कॉपर और ब्रास का जो है कैसे कैसे जॉइंट बन सकता है। तो ये उच्च चालकता वाले में भी यूज़ होता है। ये लैप वाला आपको जनरली अर्थिंग वाले जो है उसमें मिलेंगे। आगे है आपका खाद हैंडलिंग जो है, मतलब आपका जो जहाँ पे खाद वाले जो होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। आपका टांकरे के संचालन में, जैसे ब्रेजिंग के संचालन में अर्थव्यवस्था के लिए कम तापमान, पतली परत और त्वरित और पूर्ण पैठ की आवश्यकता होती है। तो टांकरे के संचालन में क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए कम तापमान, उसके लिए क्या होता है, इकोनॉमिकली ज़रूरत क्या पड़ता है, कम तापमान और पतली परत के त्वरित और पूर्ण बैठक की आवश्यकता होती है। वहीं स्टील, तांबा, पीतल, कांस्य, निकल मिश्र और निकल चांदी मिश्र धातुओं में क्या होता है, पतली चादरें और बंद फिट जोड़ों को जोड़ना, इसका जो उपयोग है उसके बारे में दिया हुआ है। स्टील में, तांबा में, पीतल में, कांस्य में, निकल मिश्र जो होता है उसमें आपका निकल चांदी मिश्र जो धातुएं होती है उनकी जो पतली चादरें होती है उनमें बंद फिट का जोड़ों का निर्माण, या रॉक ड्रिल हो गया, मिलिंग कटर हो गया, कटिंग हो गया, शेपिंग टूल्स हो गए, या टंगस्टन कार्बाइड हो गए, उनमें क्या करी जाती है, ब्रेजिंग करी जाती है। तो ये आपका जो है ये ब्रेजिंग का कहाँ कहाँ पे मतलब एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेशन मतलब उपयोग जो है, उपयोग आपका इन चीज़ों में किया जाता है। चांदी हो गया, स्टील हो गया, पीतल हो गया, कांस हो गया, ड्रिल में भी आपका रॉक ड्रिल हो गया, मिलिंग कटर हो गया, उसके बाद शेपिंग टूल हो गए, इनमें आपका ये यूज़ होता है। तो ये जैसे सिल्वर ब्रेजिंग का यहाँ पे देखोगे टूल टिप जो है, टिप को इंसर्ट कर रखा है, तो उसमें ब्रेजिंग कर दिया है सिल्वर ब्रेजिंग के द्वारा। ये आपका टूल है, जब आप लेथ मशीन में जाओगे तो वहीं पे ये सेपर जो होता है, सेपर में शेपिंग टूल लगता है, आपका कटिंग का दे रखा है। मिलिंग कटर हो गया, मिलिंग मशीन जो होता है उसमें आपको मिलेगा टूल जो है, टूल में आपका इंसर्टेड बीट मिलेगा। तो ये आपका ब्रेज्ड किया हुआ है, तो सिल्वर ब्रेजिंग के द्वारा इसको ब्रेजिंग करा गया है। वहीं भिन्न धातुओं और आभूषण बनाने के कार्यों में शामिल होना, मतलब अलग अलग धातुओं में हो गया, आभूषण बनाने वाले कार्यों में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। टाँकना ऑपरेशन जो है मितव्ययिता है। अब टाँकरा ऑपरेशन मितव्ययिता है क्योंकि इसका इसका जो इसमें जो होता है केवल कम तापमान और जमाव की एक पतली परत की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि मिनिमम टेम्परेचर में भी हो जाता है, जैसे 350 डिग्री सेल्सियस तक देखा हमने, और आसानी से मतलब पतली परत के लिए आवश्यक होती है। शामिल होने वाले इस पद्धति में त्वरित जो होता है पूर्ण पैठ होता है, अच्छा से वो जम जाता है। इसमें जो आपको सवाल बनेंगे आपका सिल्वर ब्रेजिंग जो है, सिल्वर ब्रेजिंग का टेम्परेचर पूछा जाएगा, तो आपका टेम्परेचर 600 से 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें आपका चांदी का मात्रा जो होता है 40 to 60% तक होता है। बाकी इसका फिगर से सवाल नहीं आएगा, ये चीज़ का आएगा, इसका तो मैंने बता दिया ये चीज़ें। सो इससे भी आपका सामान्य के लिए पूछा जाता है 60-40 का, और आपका ये पीतल वाला जो है 30-70 का ये पूछा जाता है। एप्लीकेशन जनरली बहुत कम आते हैं, टेम्परेचर का पूछा जाता है, और ये परसेंटेज तांबा और जिंक का। आगे चलते हैं ब्लो लैंप का। ये आपका ब्लो लैंप है, इसका फिगर डायरेक्टली आता है, फिगर को पूछा जाता है। फिगर से रिलेटेड यहाँ जितने पार्ट नंबर दिए हुए हैं, पार्ट नंबर के बारे में पूछा जाता है। सो इसको पहले देख लेते हैं। जो आपको ब्लो लैंप होता है उसका क्या है। ब्लो लैंप जनरली क्या होता है, इसका जो फ्यूल होता है वो मिट्टी का तेल होता है। मिट्टी के तेल को पहले से गर्म ट्यूबों से गुजरने के लिए दबाव डाला जाता है, इसमें प्रेशर पंप के द्वारा प्रेशर दिया जाता है और इस प्रकार वाष्पीकृत हो जाता है। केरोसिन वाष्प जो होता है एक जेट के माध्यम से हवा के साथ मिश्रण करने के लिए जारी रहता है, और जब इसे एक नोजल के माध्यम से निर्देशित किया जाता है तो एक जोरदार लौ उत्पन्न होती है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी हुआ है। सो ब्लो लैंप का जनरली क्या है, इसमें यूज़ जो होता है आपका केरोसिन का यूज़ किया जाता है, जो मिट्टी तेल होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें एक नोजल लगा होता है जो आपका दिख रहा होगा, आगे आपका नोजल लगा हुआ है, और इससे क्या होता है जब इधर पंप करते हैं तो बहुत ही प्रेशर से आता है, और वो मतलब ज़ोरदार उसको जब जला देते हैं और लगातार वो चलता रहता है तो उससे हीट जो होता है बच अच्छा हीट आते रहता है, उसमें जनरेट होता है। नोजल लगाते हैं वो क्या होता है, स्प्रे करता है, फैलाता है उसको। सो आपका जो जहाँ पे आप हीट करोगे ना तो उस पॉइंट को एक ज़्यादा एरिया लेके उसको हीट करेगा। आवास के भीतर की लौ मिट्टी के तेल के वाष्पीकरण को बनाए रखने के लिए गर्मी प्रदान करती है। अब जैसे आवास के भीतर क्या होता है, जो लौ मिट्टी का तेल होता है उसको वाष्पीकरण को बनाए रखने के लिए क्या होता है, गर्मी प्रदान करता है। और सोल्डरिंग बीट को जो होता है गर्म करने के लिए नोजल आउटलेट का प्री फ्लेम का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपका प्री फ्लेम है उसका उपयोग किया जाता है। जो आपका बीट होते हैं ये
बिट होता है, सोल्डरिंग बिट होता है, उसको गर्म करने के लिए आपका जो ये फ्लेम निकल रहा है उसका उपयोग किया जाता है। ब्लो लैंप क्या है? ब्लो लैंप एक पोर्टेबल हीटिंग उपकरण है। ये क्या पोर्टेबल है, मतलब आप इसको हाथ में लेके जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हो। जिसका उपयोग क्या है? टाँका लगाने वाले लोहा या अन्य भागों को टाँका लगाने के लिए गर्मी के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है प्रत्यक्ष रूप से गर्मी या टाँका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे फिगर 1 में दिया हुआ है ब्लो लैंप के कुछ हिस्से, इसके पार्ट को भी एक एक करके देखेंगे। इसमें क्या है, पीतल का बना एक टैंक होता है। ये जो टैंक होता है ये आपका पीतल का बना हुआ होता है। इसके सिर पर मिट्टी का तेल के भरने के लिए भराव टोपी होती है। जो आपको ये जो दिख रहा है इस साइड का, ये फिलर कैप जो दिख रहा है ये आपका है जो तेल डालने के लिए होता है। और एक दबाव राहत वाल्व को चालू बंद करने के लिए, लौ नियंत्रित करने के लिए मुँह से जोड़ा जाता है। और उसके ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए भी लगा रहता है, चालू बंद करने के लिए जो है, या फिर नियंत्रण करने के लिए उसके मुंह से जोड़ा जाता है। फिर ब्लो लैंप जो है, ब्लो लैंप को जलाने के लिए मिथाइलेटेड स्पिरिट भरने के लिए प्राइमिंग ट्राप दिया जाता है। इसमें प्राइमिंग ट्राप दिया जाता है। और केरोसिन वाष्प को जोरदार ज्वाला उत्पन्न करने के लिए निर्देशित करने के लिए नोजल का जो सेट होता है उसको प्रदान किया जाता है। जो आगे आपको दिख रहा है ये नोजल सेट है, उसको उसके साथ प्रदान किया जाता है। और बर्नर हाउसिंग का सपोर्ट से क्या होता है, ब्रैकेट्स पर लगाया जाता है। बर्नर हाउसिंग देखोगे इसके ब्रैकेट पर लगाया हुआ है, और उसको लगाया जाता है जिस पर क्या टाँका लगाना है, लोहे को गर्म करने के लिए रखा जाता है। जहाँ पे आपको टाँका लगाना है उसको गर्म करने के लिए ये हाउसिंग को बनाया रहता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो एक एक पार्ट को देखते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये आपका ब्लो लैंप हो गया। यहाँ से सीधा सवाल बनता है, पहला तो ये फिगर दिया रहेगा, इस फिगर का नाम पूछेगा ये क्या है। सो आपका यहाँ से तो हो गया ब्लो लैंप हो गया। बाकी ये आपका पंप हो गया, ये हैंडल हो गया, ये आपका टैंक हो गया, ये आपका एक वाल ऊपर है, ये कैप जो है पिलर कैप है, उसके ऊपर जो है एक आपका लगा हुआ है प्रेशर वाल जो है लगा हुआ है। उससे आप प्रेशर इधर से पंप करोगे तो अंदर आपका जब हवा भरेगा प्रेशराइज होगा तभी जाके इधर से निकलता है आपका नोजल की ओर से। तो अब जब तक ये चीज़ आप रेगुलेटर जैसे प्रेशर रिलीज वाल जो है आपका क्लोज रखोगे तो आपका उधर से निकलेगा। ये खुला रहेगा तो आपका प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, तो फिर वो आपका फ्यूल बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद प्राइमिंग टप हो गया, ये प्राइमिंग टप हो गया, इस वाला पोर्शन सपोर्ट ब्रैकेट हो गया, ये जो नीचे दे रखा है इससे लगा हुआ है हाउसिंग से, एक इधर से एक इधर से, ये आपका सपोर्ट ब्रैकेट हो गया। और ये आपका बर्नर हाउसिंग हो गया। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये हाउसिंग है, बर्नर हाउसिंग, और ये आपका फ्लेम हो गया। उसके बाद है आपका पोर्टेबल फोर्ज विद ब्लोअर, मतलब ब्लोअर के साथ जो है पोर्टेबल हैंड फोर्ज। ये आपका फिगर दे रखा है हैंड फोर्ज का। सो इसका उपयोग जो होता है सोल्डरिंग बिट को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो ये भी एक विधि है, जैसे ब्लो लैंप का हमने देखा कि उससे आप सोल्डरिंग बिट को गर्म कर सकते थे, इसमें भी एक है जो आपका हाउसिंग है, हैंड फोर्ज है, उससे भी आप क्या करते हो सोल्डरिंग बिट को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, माइल्ड स्टील का जो होता है उसके प्लेट्स और एंगल से बना होता है। तो ये जैसे देखोगे ये एंगल है, ये आपके प्लेट हैं, है ना, उससे माइल्ड स्टील का जो होता है उसके एंगल और प्लेट से बनाया जाता है। और ये आमतौर पर आकार में क्या होता है, गोल होता है। इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। और हवा की आपूर्ति के लिए हैंड ब्लोअर इससे जुड़ा रहता है। तो ये आपका देखोगे ये आपका हैंड ब्लोअर है, इससे जुड़ा हुआ है। और जले हुए अवशेषों को हटाने के लिए तल पर एक छिद्रित प्लेट लगाई जाती है। नीचे पे देखोगे ये आपका एक छिद्रित प्लेट लगा रखा है, जिससे क्या होता है जो अवशेष बचते हैं उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे जो है ईंधन क्षेत्र आग की ईंटों के साथ बनाया गया है। जो ईंधन क्षेत्र जो होता है वो आग की ईंटों के साथ बनाया गया है और मिट्टी और रेत के मिश्रण के साथ लेपित है। और जैसे जो ईंटों के साथ बनाया गया है ना ईंधन के लिए, उसमें क्या होता है मिट्टी और रेत के मिश्रण से उसको बनाया गया है, जो ईंधन के लिए केंद्र जगह जो है वो प्रदान करता है। तो उसमें जो है केंद्र जगह प्रदान करता है। और फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन जो है मुख्य रूप से लकड़ी का कोयला है। सो लकड़ी जब आप बर्न करते हो, जला देते हो लकड़ी को, उसके बाद जैसे राख नहीं होने से पहले उसको आप यदि पानी लगा के भिगा देते हो ना तो वो लकड़ी का कोयला बन जाता है। ये जनरली गाँवों में देखोगे तो गाँव में इस्तेमाल किया जाता है ये सब चीज़ें। लकड़ी का कोयला वो निकाल, लकड़ी जैसे इस्तेमाल हो गया, खाना बन गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा निकल गया उसको निकाल लिया, फिर उसके बाद उसमें पानी डाल दिया, फिर अगले दिन उसको इस्तेमाल कर लिया, ऐसे करके होता है। लकड़ी का कोयला कठोर लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो लकड़ी का जो कोयला होता है जैसे आम का आप हो गया, कुसुम हो गया, आपका पीपल का हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होता है आम की जो होती है सॉरी लकड़ी का जो कोयला होता है वो तैयार होता है।
आप एक बार जला के, जैसे आप नॉर्मल कोयला देखे होगे तो कोयला को जला के आपको ये जला हुआ कोयला इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या होता है धुआं कम निकलता है। तो वही सेम चीज़ें उसमें भी होती है, लकड़ी के कोयला में भी। अगला जो है आपका रिवेट और रिवेटिंग। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है, तो आप अपने साइड से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन ये चीज़ ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही अपना राय दें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी इस तरह की अपडेट आती है वो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।